हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अपन ने कुछ एग्जांपल देखा है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है उसकी साइड मूव करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, so this Gauss law is related to electric flux, that means it is related to electric field actually, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है ये। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस साइंटिस्ट ने फ्लक्स के बारे में बताया था, ठीक है। कौन सा फ्लक्स? चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। इसने ये बोला था कि अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, ध्यान देना कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है ना। तो पहली बात तो मैंने वहाँ भी बोला था कि भाई आप फ्लक्स ओनली किससे फाइंड कर सकते हो, क्लोज सरफेस से फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, उस क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज। आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज, लेट क्यू। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होंगी जो चार्ज के अराउंड है। तो इस सरफेस से, दिस इज क्लोज सरफेस, दिस इज एनक्लोज सरफेस, तो इस सरफेस से पास होने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जिसको अपन बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी एनक्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन समेशन ऑफ क्यू इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं अभी फ्री स्पेस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। इट मीन्स गॉस ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन समेशन ऑफ क्यू मीन्स टोटल चार्ज present in the surface. The total flux within the closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge, total charge present in the surface, ठीक है। मतलब टोटल मिला के गॉस के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है किसी भी सरफेस का वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है टोटल चार्ज पे, और एक वो डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी मतलब मीडियम पे, ठीक है। अब ये तो मैंने फ्री स्पेस के लिए बोल दिया, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं मीडियम के लिए बोल रहा हूं तो सो द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन एनी मीडियम, वहां एप्सिलॉन नॉट टाइम था, इधर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस। तो ये गॉस लॉ बोलता है, क्या बोलता है गॉस लॉ, कि किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है, ठीक है, तो उस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है किस पे, एक तो चार्ज पे और एक इस पे मीडियम पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है फ्लक्स। दिस इज गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ जब ये दिया गया, किसने दिया, ये साइंटिस्ट गॉस ने दिया, ठीक है। अब इस गॉस लॉ के साथ गॉस ने ये बोला कि भाई कुछ नेसेसरी कंडीशन है, क्या है, कुछ नेसेसरी कंडीशन है, और वो नेसेसरी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो। क्या नेसेसरी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जहां भी गॉस लॉ आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी इलेक्ट्रिक, भाई फ्लक्स तो चार्ज से जनरेट होगा, चार्ज से जनरेट होगा ना, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, फील्ड की फील्ड लाइंस होती हैं, वो फील्ड लाइंस जिस सरफेस से पास होती हैं उनका अपन नंबर काउंट करते हैं, उस नंबर को अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही तो है। सो नेसेसरी कंडीशन ये बोलती है गॉस लॉ की फर्स्ट कि भाई जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप फाइंड कर रहे हो फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना चाहिए। बात आ रही ना समझ में
कि भाई जो गॉस लॉ फॉलो होगा तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि भाई जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फ्लक्स फाइंड कर रहे हो यूजिंग गॉस लॉ दैट मस्ट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या था इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया था, पहले डिस्कस किया था कि भाई अगर कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, if any quantity is inversely proportional to the square of the distance between the points, then that law is called inverse square law। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ही क्या होगा, उसके लिए गॉस लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड नेसेसरी कंडीशन क्या है कि भाई फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, फ्लक्स फाइंड कर रहे हो किससे फाइंड होगा? इससे, विच इज क्लोज सरफेस। दैट मीन्स जब भी आप गॉस लॉ का यूज करोगे तो हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। मतलब जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए? एनक्लोज्ड होना चाहिए, वो चारों तरफ उसके कोई सरफेस होना चाहिए जिस सरफेस से वो क्या कर सके, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सके। भाई चार्ज बीच में है, उसके अराउंड कोई सरफेस होगा, उस सरफेस से चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस क्या करेंगी? ये बीच में चार्ज हो गया, ये बीच में चार्ज हो गया, ठीक, इसके अराउंड सरफेस होगा तो ही तो इसकी फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होंगी। तो अगर फ्लक्स फाइंड करना है गॉस लॉ का यूज करके तो क्या चाहिए अपन को? क्लोज सरफेस चाहिए, चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड। ठीक है, पर मान लो इंडिपेंडेंट रख दिया मैंने, तो चार्ज रख दिया प्लस क्यू, कोई एनक्लोज सरफेस नहीं है। तो इसके बारे में गॉस लॉ की थर्ड कंडीशन ये बोलती है, क्या बोलती है कि इफ क्लोज सरफेस इज नॉट प्रेजेंट, नहीं है तो क्या करें? तो क्या करो आप, एक क्लोज सरफेस अपनी साइड से कंसीडर कर लो, चार्ज को एनक्लोज कर दो, एक इमेजिनरी सरफेस मान लो, भाई एक सरफेस इमेजिन कर लो, और वो जो इमेजिनरी सरफेस जो होगी, देन इमेजिन अ सरफेस, उसको बोलते हैं अपन क्या? गॉसियन सरफेस। भाई जो सरफेस आप इमेजिन करोगे ना, ये प्लस क्यू चार्ज कर लिया, ये लो इमेजिन इसके अराउंड एक सर्कुलर सरफेस, भाई 3D में होगा, स्फेरिकल क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस मैंने इमेजिन किया, ये इमेजिनरी सरफेस को अपन बोलते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। ठीक है, वो किसके लिए करते हैं? फ्लक्स फाइंड करने के लिए। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे आगे अपन, इसके क्या है कि एप्लीकेशंस करेंगे गॉस लॉ के, तो वहाँ अपन देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू अपन इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि भाई आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो, सरफेस तो लोगे, लेकिन सरफेस की तो बहुत सारी शेप हो सकती है ना, बहुत सारी शेप जब हो सकती है, तो कैसे शेप का सरफेस अपन को लेता है? तो जो आप सरफेस लोगे दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू शेप एंड सिमेट्री ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब भाई जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है ना, उसी को तो कवर करना है आपको, उसको कवर करना है तो उसकी शेप कैसी है ना, उसकी शेप के अकॉर्डिंग आप गॉसियन सरफेस ले लो, वो इजी होगा। जैसे मान लो मेरे पास था पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल ले लिया, मेरे पास होगा मान लो लाइन चार्ज, क्या करूंगा? सिलेंड्रिकल ले लूंगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, शेप और सिमेट्री के अकॉर्डिंग अपन गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये गॉस लॉ जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है उसको पकड़ो आप। बेसिक फॉर्मूला ये बोल रहा है कि भाई फ्लक्स तो क्या होता है, दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द टोटल चार्ज एंड द मीडियम, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स। ठीक है, तो जब डिपेंड नहीं कर रहा किसी और चीज पे, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई मान लो कि अपन कैसा भी शेप ले ले, कैसा भी शेप ले लें अपन, है ना, एनक्लोज सरफेस का, तो जब शेप तो अपने फॉर्मूला में कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो शेप पे डिपेंडेंस भी नहीं होगी। सो गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, शेप पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? अच्छा, एक चीज अपन यहां बोल रहे हैं कि भाई गॉसियन सरफेस आप ले रहे हो, शेप और सिमेट्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहां आप बोल रहे हो कि भाई शेप पे तो डिपेंडेंस ही नहीं है। हाँ, नहीं है डिपेंडेंस,
यहाँ क्यों ले रहे हो? यहाँ इसलिए ले रहे हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग, भाई कैलकुलेशन करेंगे ना तो कैलकुलेशन में क्या है कि कोई भी असिमेट्रिक शेप नहीं ले सकते, ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई अपनी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो इजी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला फील्ड निकालने के काम में आएगा, तब अपन शेप और सिमेट्री का ध्यान रखेंगे जिससे अपन को कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। बाकी तो शेप पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? मान लो ये चार्ज है, ठीक, इस चार्ज से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक। स्फीयर रख दो इसके अराउंड तो भी 100 निकलेंगे इस स्फीयर से। इसके अराउंड स्फीयर की जगह ये मैं क्यूब रख दूं, ये क्यूब रख दिया तो भी भाई 100 निकल रही है, तो क्यूब से भी निकल जाएंगी वो 100। तो भाई जो 100 फील्ड लाइंस मान लो इस चार्ज प्लस क्यू से निकल रही थी, स्फीयर रखा तो वो स्फीयर से भी निकल जाएंगी, क्यूब रखा तो क्यूब से भी निकल जाएंगी, इसके अराउंड सिलेंडर रख दो तो सिलेंडर से भी निकल जाएंगी। तो क्या डिपेंडेंस हुई? कोई डिपेंडेंस नहीं हुई। और मान लो कोई ये एक असिमेट्रिक शेप रख दूं तो भी निकल जाएंगी, निकलनी तो उतनी है। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नंबर है फील्ड लाइंस का। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? पता है ना अपन को, भाई फील्ड लाइंस का नंबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर तो चेंज नहीं होगा, शेप तो कुछ भी हो। मतलब कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इसको मैंने एनक्लोज किया इस सरफेस से ऐसे से, इसको ये मैंने इससे एनक्लोज कर दिया, इसको मैंने ये स्फीयर से एनक्लोज कर दिया। तो तीनों एनक्लोज सरफेस की, तीनों क्लोजिंग सरफेसेस की शेप डिफरेंट है कि नहीं? लेकिन मान लो ये सेम चार्ज है तो फ्लक्स की वैल्यू तो क्या होती है? फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इसमें भी प्लस क्यू, इसमें भी प्लस क्यू और इसमें भी प्लस क्यू। तो भाई जब टोटल चार्ज प्लस क्यू है तो फ्लक्स तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तीनों में सेम ही होगा। 100 लाइंस निकलेंगी चार्ज से तो 100 ही निकलेंगी, इससे निकल जाए, इससे निकल जाए, इससे निकल जाए, किसी से भी निकल जाए। 100 लाइंस जनरेट कर रहा है चार्ज तो 100 की 100 ही किसी भी शेप से निकल जाएंगी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जो गॉस लॉ है वो कभी भी शेप ऑफ द क्लोजिंग सरफेस पे, एनक्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कंडीशन है? शेप पे भी नहीं करता और साइज पे भी नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा साइज पे डिपेंड? देखो कैसे नहीं करेगा। भाई मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इस छोटे स्फीयर से इसको एनक्लोज कर दिया, ठीक है। ये वही प्लस क्यू चार्ज, इसको थोड़े बड़े स्फीयर से एनक्लोज कर दिया, ठीक। मान लो 100 लाइन निकल रही थी तो वो छोटे से भी 100 ही निकलेंगी भाई। अगर 100 लाइन निकल रही थी तो बड़े से भी 100 ही निकलेंगी। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी लाइन जनरेट हो रही है उसके नंबर पे कोई फर्क पड़ा क्या? उसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई दोनों में फ्लक्स की वैल्यू, फॉर्मूला तो वही है भाई। फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन ऑफ क्यू तो यहाँ भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्क पड़ा क्या कोई? अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जो गॉस लॉ से फ्लक्स है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता। एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है बोर्ड में पहले। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये आया था कि अगर किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका फ्लक्स फाई है, तो अगर अपना जो स्फेरिकल सरफेस है जिसके अंदर चार्ज रखा है उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन ये था कि कोई स्फेरिकल सरफेस है, उस सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, स्फेरिकल सरफेस जो है उसकी रेडियस को डबल कर दिया तो उस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइज सरफेस का छोटा हो या बड़ा हो, फ्लक्स की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। तो 2 लाइन का आंसर है दैट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस does not depend on the size of enclosed surface, so the flux remains same while changing the size of enclosed surface। कर सकते हैं।
ये तो दूसरी बात हो गई, शेप पे भी नहीं करेगा, साइज पे भी नहीं करेगा, और किस पे नहीं करेगा, और पोजीशन पे भी नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा पोजीशन पे? डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। कैसे नहीं करेगा? अरे ऐसे नहीं करेगा कि भाई मान लो ये अपना गॉसियन सरफेस, ठीक, चार्ज को इधर रख दिया, अंदर 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 पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सरफेस के अंदर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। प्लस क्यू इधर रख दिया तो भी तो फ्लक्स फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा चार्ज अंदर ही तो है, 100 लाइंस सरफेस से ही पास होंगी। मान लो इस चार्ज को इधर रखने की जगह इस वाले कॉर्नर पे रख दिया, इस वाले कॉर्नर पे रख दो तो भी चार्ज तो अंदर ही है, अंदर ही है, तो फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? अरे भाई फाई होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज को कहीं रख दो सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर चार्ज को कहीं भी प्लेस कर दो, वो कभी भी फ्लक्स उस चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा अंदर, ठीक है। अभी क्या एक क्वेश्चन करूंगा मैं आगे, उसमें चार्ज की पोजीशन चेंज करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा, तब आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि वहां मैं सरफेस पे पोजीशन चेंज करूंगा, यहां मैं कहां बात कर रहा हूं? अंदर, सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर किसी भी पोजीशन पे चार्ज रखा हो वो एनक्लोज ही होगा, एनक्लोज होगा तो कभी भी फ्लक्स उस चार्ज पे डिपेंड, चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड नहीं करता? और डिपेंड नहीं करता किस पे? डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अरे आपने कब कौन सा चार्ज कैसे दिया डिपेंड नहीं करेगा, अपन को तो टोटल चार्ज चाहिए। मान लो ये गॉसियन सरफेस था, ये प्लस क्यू इधर दे दिया, माइनस क्यू इधर दे दिया, प्लस 2 क्यू इधर दे दिया, ठीक है। तो फ्लक्स फाई समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू 0, प्लस 2 क्यू बचा, 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई प्लस माइनस ये 0, ये प्लस 2 क्यू बचा ओनली, तो प्लस 0 माइनस 0, सॉरी प्लस क्यू माइनस क्यू 0, प्लस क्यू बचा 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो इसको ऐसे ना देके ऐसे देता कि भाई पहले तो दे दो आप माइनस 2 क्यू, देन दे दो प्लस 2 क्यू, देन दे दो प्लस 2 क्यू, ठीक। अभी भी माइनस 2 क्यू प्लस 2 क्यू 0, अभी भी 2 क्यू ही बचा, तो भाई फाई तो क्या होगा? 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे किया अपन को मतलब नहीं है, अपन को तो टोटल चार्ज से मतलब है। टोटल चार्ज जो आप देंगे उस पर फ्लक्स डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फॉर्मूला से कि भाई समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है फ्लक्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये अपनी सारी कंडीशंस हैं किसकी? किसकी? गॉस लॉ की। अच्छा इसमें मान लो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, कितना भी चार्ज दे दो, अपन को तो क्या होता है? टोटल चार्ज चाहिए होता है, समेशन ऑफ क्यू चाहिए होता है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास एक बलून है, क्या है मेरे पास? एक ये बलून था, ठीक है, ये था बलून, ये बलून था, ठीक है। अब इस बलून के अंदर मैंने क्या किया कि डाइपोल्स डाल दिए। क्या डाले? डाइपोल्स। डाइपोल्स पढ़े हैं ना अपन ने इसी चैप्टर में आगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर वाले दो चार्ज का अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल, पढ़ा है अपन ने इसी चैप्टर में। मान लो एक बलून है, उसके अंदर मैंने 3 डाइपोल डाल दिए। कितने? 3 डाइपोल। 3 डाइपोल डाल दिए। कैसे डाल दिए कि भाई एक ये डाल दिया प्लस माइनस, ठीक है, एक ये डाल दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल ये डाल दिया, एक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल ये डाल दिया, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल ये डाल दिया। तो 3 डाइपोल मैंने 3 डाइपोल्स किसके अंदर डाल दिए? बलून के अंदर डाल दिए। बलून इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि भाई टोटल फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा टोटल फ्लक्स? अरे याद है अपन को कि डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है, डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है भाई? अपन को तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो फॉर्मूला है ना फ्लक्स का, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है गॉस लॉ से। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू, ऐड करो भाई टोटल चार्ज, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 3 क्यू, नहीं
माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा फ्लक्स, अरे जीरो हो जाएगा। डाइपोल पे वैसे भी टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। 3 रख दो, 10 रख दो, 30 रख दो, 300 रख दो, 3000 डाइपोल रख दो, भाई डाइपोल का नेट चार्ज तो जीरो होता है। तो नेट चार्ज जब जीरो है, समेशन ऑफ क्यू जीरो है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह अपन को गॉस लॉ समझ में आ गया होगा कि भाई गॉस लॉ दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है और एक इस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज गॉस लॉ। आया कहाँ से, प्रूफ देखते हैं गॉस लॉ का। देखो प्रूफ देखें, प्रूफ कहाँ से आया गॉस लॉ। अच्छा, अपने पास फ्लक्स का एक फॉर्मूला पहले से है ना। कौन सा फॉर्मूला है अपने पास फ्लक्स का, अपने पास फ्लक्स का एक फॉर्मूला पहले से है जो अपन ने अभी अभी पढ़ा था 2-3 लेक्चर पहले, कि जो फ्लक्स होता है ना भाई, फ्लक्स डी फाई है ना, वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे पढ़ा था है ना। या फाई अगर लिखूँ तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अरे अभी पढ़ा एक दो लेक्चर पहले ही, ये फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, गॉस लॉ से अलग है ये। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स का, इससे मैं गॉस लॉ को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक, कैसे कर सकता हूँ, लेट मेरे पास एक चार्ज है, ये लेट मेरे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट पी रहा, इस पॉइंट पी पे ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है कि भाई इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, करेगा, हर चार्ज करता है, ये भी करेगा। लेट ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे अगर ये है तो लेट इसके अराउंड ये एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ तो प्रूव कर रहा हूं तो गॉसियन सरफेस अभी नहीं बोलूंगा। लेट एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है ये कोई ना कोई, इसी पॉइंट पी से मैंने ये एनक्लोज सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस से मेरे को फ्लक्स प्रूव करना है। भाई गॉस यही तो बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है दैट इज समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है। तो मेरे को भी इस चार्ज की वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज, ये जो एनक्लोज सरफेस है आर रेडियस का, इस सरफेस से फ्लक्स प्रूव करना है, कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला है ना मेरे पास, वो क्या है कि भाई फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, वो भी कैसा, क्लोज वाला, क्लोज सरफेस के लिए फाइंड कर रहा हूँ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही है, ओपन करके लिख देता हूँ इसको, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस एंड कॉस थीटा, है ना। मतलब अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो तो चार्ज जनरेट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भाई इस सरफेस पे कोई ना कोई फील्ड तो जनरेट कर रहा होगा, सरफेस का ये पॉइंट भी ले लिया मैंने, इस पे फील्ड जनरेट कर रहा होगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ही है ना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव, कहाँ होती है, दूर होती है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, लेट दैट इज ई वेक्टर। ठीक है, और चाहिए मेरे को ds वेक्टर एरिया, वो स्मॉल एरिया जिससे मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करूंगा। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं भाई, अपन क्या करते हैं कि भाई टोटल के लिए तो फाइंड नहीं करते एक साथ, पहले स्मॉल एरिया के लिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि कंप्लीट स्फीयर को इसी तरह के ds एलिमेंट्स, ds इज एरिया एलिमेंट, इसी तरह के एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लेंगे, तो एक ds से तो आ जाएगा eds, टोटल से फाइंड करना तो उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, तभी तो इंटीग्रेशन लगाया। तो मेरे को पहले एलिमेंट से फाइंड करना पड़ेगा, एरिया एलिमेंट से, तो वो एरिया एलिमेंट विच इज वेक्टर एरिया, वही फ्लक्स के लिए क्या एरिया कैसा होता है,
वेक्टर होता है, डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में कि भाई फ्लक्स वाले केस के लिए एरिया को क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं, विच इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो एक ds मेरे को लेना पड़ेगा, विच इज ये वेक्टर एरिया, स्मॉल वेक्टर एरिया। तो ये ds मैंने ले लिया, स्मॉल वेक्टर एरिया, ठीक है। स्फीयर पे ही है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, किधर किधर भाई, परपेंडिकुलर होती है किधर, दूर की तरफ, किससे, वेक्टर एरिया से। इस वेक्टर एरिया ds, इसकी डायरेक्शन n कैप किधर हो गई, ये भी अवे, दूर की तरफ, बाहर से देख रहा हूँ, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर सकता हूँ इसको, कर सकता हूँ भाई। फ्लक्स फाई ई इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो भाई ये हो जाएगा ओनली EDS, ठीक है भाई। तो फाई ई क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगी उस पॉइंट P पे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स हो गया। इधर आ जाएगा क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब मेरे को क्या करना है, सारे ds स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ऐड करने हैं, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करने हैं। तो सारे ds एलिमेंट, भाई पूरा सरफेस इस तरह के ds एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो जब सारे ds एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो इस स्फेरिकल सरफेस का पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया कौन सा, सरफेस वाला। इसका मतलब जब इंटीग्रेशन करूंगा ds का, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी द सरफेस एरिया। भाई ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल सरफेस आ जाएगा, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल क्लोज सरफेस। अब भाई पता है अपन को फॉर्मूला, तो कि स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक ठीक। E की वैल्यू और पुट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, पॉइंट P पे। अब Q पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है अपन को, सिंपल सा फॉर्मूला था, फाई E इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अरे K की वैल्यू पता है क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू थी, और Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अरे कैंसिल आउट हो गए क्या, दिख रहे हैं कैंसिल आउट होते हुए, तो फ्लक्स फाई क्या आ गया भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अरे यही तो प्रूव करना था, यही तो गॉस लॉ बोलता है, क्या बोलता है कि जो फ्लक्स है फाई किसी भी एनक्लोज सरफेस से, वो होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज था अंदर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ था, तो गॉस लॉ को इस तरह अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यही बोलता है गॉस लॉ कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। आ गई होगी बात समझ में, सिंपल था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं गॉस लॉ के बेसिस पे। सिंपल से दो क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, छोटे छोटे से। देखो लेट, एक क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस। कौन सी सरफेस, डायग्राम दे रखा है मेरे को, ये मेरे को डायग्राम दे रखा है, ये Q, ये डायग्राम दे रखा है मेरे को, ठीक है। और इसके अंदर रखा हुआ है ये चार्ज प्लस Q। मतलब मेरे से ये बोल रहा है कि भाई ये जो क्यूब है ना, क्यूब, इस क्यूब के हर एक सरफेस से फाइंड पास होने वाले, इस क्यूब के हर एक सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल फ्लक्स क्या होगा, पहले तो वो पता करो भाई। अपन को टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता है, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है।
अब हर एक सरफेस से फाइंड करना है, ठीक। अब हर एक सरफेस से फाइंड करना है तो क्या होगा कि भाई मान लो ये रूम है, इस रूम में क्या है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज। ये रूम एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेस है ना। मान लो इस चार्ज से 30 लाइंस पास होती हैं, निकलती हैं, इस चार्ज से 30 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, सारी डायरेक्शन में इक्वल जाती हैं। तो सब डायरेक्शन में इक्वल जाती हैं तो क्या होगा कि भाई 30 में से 6 डायरेक्शंस हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6 डायरेक्शंस हो गई। तो 6 डायरेक्शंस में इक्वल लाइन जाएंगी, 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 ऊपर 5 पीछे 5 आगे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो टोटल लाइंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगी, 6 सरफेस है तो इक्वल सरफेस है तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी। दैट मीन्स द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 टाइम्स, विच इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ ये पहले आया है बोर्ड में, ठीक है। देखना कैसे करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज plus 10 microcoulomb is at distance 5 centimeter directly above the center of square of side 10 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया कि एक पॉइंट चार्ज है, डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है। ये एक पॉइंट चार्ज है, कितना, +10 माइक्रोकूलम, ये +10 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये रहा, इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कहाँ? डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का सेंटर ये रहा बीच में, बिल्कुल इस सेंटर के जस्ट ऊपर 5 सेंटीमीटर पे यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ है ना, ये मेरा ब्लैक कैप है, यहाँ ऐसे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो ये पॉइंट चार्ज रखा है किधर? एक स्क्वायर के जस्ट ऊपर, ये स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर के जस्ट ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर के जस्ट ऊपर, ठीक है भाई। ऐसे स्क्वायर है, इसके जस्ट सेंटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर पे ये स्क्वायर रखा हुआ है, तो ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अपन को बताना है कि भाई स्क्वायर की साइड तो 10 सेंटीमीटर की है, स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये अपन को बताना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, नेसेसरी कंडीशन याद करो कि भाई चार्ज है, एक ही साइड से एनक्लोज है, एक ही साइड से कवर है। अगर चार्ज है, फ्लक्स फाइंड करना है तो पहले तो इसको सब तरफ से कवर करो, एनक्लोज सरफेस के अंदर आना चाहिए, है नहीं है तो क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस अपनी साइड से इमेजिन करते हैं, बनाओ अपनी तरफ से। अब मैंने बताया था कि भाई उसमें तो शेप और सिमेट्री का ध्यान रखना है। अब शेप और सिमेट्री का, चार्ज का तो ध्यान रखना है, लेकिन जब एक साइड से स्क्वायर से कवर कर दिया, भाई एक साइड से इसको स्क्वायर से कवर कर दिया तो फिर सब साइड से इसको स्क्वायर से कवर कर सकते हैं। तो अगर सब साइड से इसको स्क्वायर से कवर कर दें, देखो ये एक स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ये लगाया स्क्वायर, ठीक, एक साइड में, फिर और स्क्वायर लगाओ, ये एक स्क्वायर लगा दिया इस साइड में, ठीक है भाई, एक ये स्क्वायर लगा दिया,
इस साइड में, एक ये ऊपर लगा दिया और एक ये सामने लग गया, तो भाई जब इसको सब तरफ से स्क्वायर से कवर कर दिया तो किससे कवर हो गया ये? अरे क्यूबिकल सरफेस बन गया, सब तरफ से स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए, एक 1 2 3 4 5 एंड 6 स्क्वायर लग गए, तो क्या हो गया ये? क्यूब के अंदर आ गया। और क्यूब के अंदर आ गया तो भाई देखो कि टोटल फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स तो टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन ये जो टोटल फ्लक्स है ये किससे पास हो रहा है? ये तो एनक्लोज सरफेस मतलब क्यूब से पास होगा। और जिस स्क्वायर से मेरे से फ्लक्स पूछा है वो स्क्वायर जो है वो इस क्यूब की एक साइड है, एक साइड मतलब उसके पास टोटल फ्लक्स का ओनली सिंगल साइड जितना फ्लक्स जाएगा। तो टोटल साइड कितनी है क्यूब के पास? अब ये भी तो क्वेश्चन करवाया, 6 साइड है ना, तो 6 साइड पे इक्वल जाएगा, 6 साइड पे इक्वल जाएगा, तो हर एक साइड को कितना मिलेगा भाई? 1/6 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और स्क्वायर भी इसी क्यूब की एक साइड है, तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर भी कितना होगा? कितना होगा? वही 1/6 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स फ्लक्स विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा। दिस इज द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। ठीक, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे गॉस लॉ के, और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हैं, विच इज वो लास्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।